हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी का कुछ एमसीक्यू है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके प्रैक्टिस सेट में स्कोर बढ़ाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है धमनियों का कठोर हो जाना, ब्रिक पत्थर का निर्माण, यकृत सिरोसिस, सिराओं का कठोर हो जाना और प्रयास नहीं किया गया। तो इसमें तो हमको प्रयास करना ही है। अब एक कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है फैट। जब फैट ना हमारे हृदय में, जब फैट हमारे हृदय में जो कोरोनरी धमनी होता है ना, जिससे हृदय के मांसपेशियों में ब्लड पहुंचता है, उसको हम कोरोनरी धमनी पहुंचते हैं। जब इसी कोरोनरी धमनी में कोरोनरी आर्टरी में जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, तो क्या इसी से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है ना। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या हो सकता है? धमनियों का कठोर हो जाना। इसका आंसर क्या हो? धमनियों का कठोर हो जाना। अब हम कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए आंसर क्या है? धमनियों का कठोर हो जाना। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल का असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तो यह धमनियों की दीवारों पर जमा होने लगता है। इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये भी इस ध्यान में रखना है। जब धमनी की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है ना, तो उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं ना। इसका कारण क्या? धमनियाँ कठोर और संकीर्ण हो जाती है, रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है और इससे हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। देखिए जो हम बताए थे उसी वही बात है कि हृदय से शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाला, तो हृदय से न शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाने वाला सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहते हैं। और महाधमनी से हृदय की मांसपेशियों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। मतलब हृदय में जो धमनी रक्त पहुंचाता है उसको हम कोरोनरी धमनी बोलते हैं ना। और कोरोनरी धमनी में ही कोलेस्ट्रॉल का जमा होने पर हार्ट अटैक का खतरा उत्पन्न होता है ना। कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल के जमाव से इसके व्यास में कमी आता है। मान लीजिए कोई पाइप है या उसमें कचरा उचरा जमा हो जाएगा, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाएगा, तो उसका तो व्यास कम हो जाएगा। तो रक्त के प्रवाह में रुकावट होता है ना। मतलब अगर मान लीजिए आप टेंशन लिए, तो टेंशन लेने पर तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, जिससे सीने में दर्द बना रहता है, अंत में हार्ट अटैक का कारण बनता है। किसी भी व्यक्ति को सामान्य 3 अटैक आता है। अब एंजियोग्राफी एक परीक्षण की तकनीक है जिससे बंद धमनी की जानकारी मिलती है। एंजियोग्राफी से क्या मालूम चलता है? तो बंद धमनी की जानकारी मिलती है। धमनी बंद होने पर कौन? तो टाइटेनियम धातु। मान लीजिए कोई पाइप बंद हो गया, तो उसमें उसको चौड़ा करने के लिए, मतलब उसको फैलाने के लिए टाइटेनियम धातु का वलय यूज किया जाता है ना। इसीलिए टाइटेनियम धातु को हम बोलते हैं भविष्य की धातु, है ना। टाइटेनियम धातु को भविष्य की धातु ना। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को। और शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग का पता चलता है ना सोडियम 24 से। शरीर के अंदर ब्लड के जमाव का पता क्या चीज़ से चलता है? तो सोडियम 24 से। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इधर सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 है पेरिस्टलिक गति, गैस्ट्रिक ग्रंथि, एमाइलेज पितरस, इधर लार, आहार नाल, पेट की अंदरूनी परत, लीवर। आंसर है, ये सब देख लेना है। देखिए इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। ये पेरिस्टोलिस गति। जब हम लोग मुंह में जब भोजन लेते हैं ना, तो मुख में जब हम अपना भोजन को चबाकर और अंदर में जब घोटते हैं ना, अंदर में जब भोजन को ले जाते हैं, तो उस जिस गति के द्वारा ना, जिस मोशन के द्वारा जब भोजन हमारे आंत में, चाहे आहार नाल स्टोमक में पहुंचता है ना, पेट में, उसी गति को हम बोलते हैं पेरिस्टोलिस गति। तो इस क्या चीज़ से संबंधित हो गया? तो ये तो आहार नाल से संबंधित हो गया। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ निकलता है जो यहाँ स्टोमक होता है ना, स्टोमक ना, तो पेट में होता है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ ना। पेट से कहाँ निकलता है? गैस्ट्रिक ग्रंथि। एमाइलेज निकलता है लार से। एमाइलेज कहाँ से? लार से। और पित्त निकलता है लीवर से। तो इसका आंसर ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। देखिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। देखिए यहाँ पर मिलाया गया है। पेरिस्टल गति आहार नाल से, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पेट के अंदरूनी परत से, एमाइलेज लार से और पित्त लीवर से। देखिए यहाँ पर हम जो बताए थे वही मुख में पाचन।
मुख गुहा में, मतलब मुख गुहा में भोजन का पाचन होने के बाद पेरिस्टोल्सिस गति के द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। और ये जो पाइप होता है ना, ये पाइप ना, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसे हम ओसेफेगस बोलते हैं, ओसेफेगस। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव के जीनोम में उत्पन्न आकस्मिक और वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के जनक चार्ल्स डार्विन है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कहते हैं किसी जीव के जीनोम कहने का मतलब जीन, किसी जीव के जीनोम में उत्पन्न आकस्मिक मतलब अचानक और वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। और उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ना। केवल एक, केवल दो, एक और दो। और अरे कि यहाँ पूछ क्या रहा है हमको? असत्य पूछ रहा है, मतलब इसमें से गलत कौन है? तो पहली बात तो ये तो सही है ना, किसी जीव में जो अचानक परिवर्तन होता है ना, उसी को हम उत्परिवर्तन बोलते हैं। पर उत्परिवर्तन के जनक चार्ल्स डार्विन नहीं है। उत्परिवर्तनवाद के जनक है ह्यूगो डोब्रिज। इसका है ह्यूगो डोब्रिज। तो इसका आंसर क्या असत्य पूछ रहा है, तो गलती तो सिर्फ ये है, तो इसका आंसर हो केवल 2। देखिए यहाँ केवल 2 दिया गया है ना। किसी जीव के जीनोम में उत्पन्न आकस्मिक और वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। और उत्परिवर्तन डीएनए में होने वाले अचानक परिवर्तन है ना, जो अगली पीढ़ी में होता है ना। कथन एक से उत्परिवर्तन के जनक कौन है? तो ह्यूगो डोब्रिज है ना। और चार्ल्स प्राकृतिक चयन का जनक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक मतलब नेचुरल सिलेक्शन का जनक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। चलिए अब ये सबको आप देख लेना है। अब हम चलते के यहाँ अब उत्परिवर्तन के यहाँ देखते हैं ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डोब्रिज दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार इवोल्यूशन मतलब उत्परिवर्तन एक अचानक होने वाला प्रक्रिया है। नए जीव की उत्पत्ति डीएनए में मतलब जीनोम में अचानक होने वाले परिवर्तन के कारण होता अथवा इवोल्यूशन इज ए सडन एंड जर्की प्रोसेस, मतलब अचानक और तीव्र होने वाला क्या है? प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु न जीवाणुवीय रोग नहीं है? डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, डेंगू, प्लेग। प्रयास नहीं किया गया, तो प्रयास तो हमको करना ही है। तो देखिए डेंगू, पहली बात जो हमको आता है वो पहले हम देते हैं। डेंगू जो है ना वायरस से होता है। क्या चीज़ से होता है? डेंगू वायरस से होता है ना। इसका वायरस का नाम क्या होगा? एडिज इजिप्टी वायरस ना। एडिज इजिप्टी वायरस जो है ना, उसके कारण डेंगू होता है ना। प्लेग ना कहता है जीवाणु जनी रोग नहीं है। तो ये डिप्थीरिया भी है, ये है, न्यूमोनिया भी है, प्लेग भी है, सब जीवाणु, पर डेंगू वायरस से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू। उपरोक्त विकल्प में से डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जो फ्लेवी वायरस के कारण होता है और संक्रमित एडिज मच्छरों के काटने से फैलता है ना। अतः विकल्प में डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, प्लेग सभी जीवाणुवीय रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। चलिए सब आपको देख लेना है। हम आगे देख लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर ही जितना भी जीवाणु से होने वाले रोग है ना, सभी का हम एक स्क्रीनशॉट लाए हैं। जैसे टिटनस जो है ना जीवाणु से होता है ना। टिटनस का जीवाणु से होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ना। और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनस के कैसे इसके पास तंत्रिका तंत्र को, और इसके जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हैजा आंत को प्रभावित करता है ना। और इसका जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का साल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सब जीवाणु जो है ना पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से, हैजा होता है विब्रियो कॉलेरी से, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, क्षय रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, डिप्थीरिया होता है क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से। डिप्थीरिया जो है ना इसको याद रखना है। देखिए ये सब पूछा गया, बार बार क्वेश्चन है, पर डिप्थीरिया नहीं पूछा गया। तो डिप्थीरिया क्या चीज़ को प्रभावित करता है? तो श्वास नली को, मतलब श्वास की जो नली है ना उसी को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। ये कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्लेग प्रभावित करता है फेफड़ा को, कहना कारवा दोनों पैर के बीच ना।
मतलब प्लेग जो है ना दोनों पैर के बीच को प्रभावित करता है और फेफड़ा को इसका पास्चुरेला पेस्टिस से क्या होता है, प्लेग होता है ना। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ना, और इसका हीमोफिलिस पर्टूसिस, काली खांसी का जीवाणु का नाम क्या है, हीमोफिलिस पर्टूसिस। निमोनिया फेफड़ा से होता है ना, और इसके जीवाणु का नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी। कोड जो है ना तंत्रिका त्वचा से होता है, और इसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। गोनोरिया मूत्र मार्ग से होता है ना, और इसका गोनोरिया जो है ना मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है ना, इसका जीवाणु का नाइसेरिया गोनोरिया। सिफिलिस जो है ना शिश्न को प्रभावित करता है, मतलब पेनिस को ना, और ये होता है टेपोनोमा पैलिडम। पेप्टिक अल्सर छोटी आंत को प्रभावित करता है और होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये सब को आपको देख लेना है। टिटनस क्लैस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है, हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है ना, और क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम की ट्यूबरकुलोसिस से होता है, डिप्थीरिया क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, काली खांसी हीमोफिलिस पर्टूसिस से होता है, निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है, कोड जो है ना माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरियाई से, सिफिलिस टेपोनामा पैलिडम से होता है, और पेप्टिक अल्सर ना हेलिकोकॉन पाइलोरी से होता है। चलिए यहाँ पर है परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है जैसे मलेरिया का प्रभावित है, तिल्ली मतलब जहाँ ब्लड बनता है ना उसी को तिल्ली बोलते हैं ना, और आरबीसी। परजीवी है प्लाज्मोडियम परजीवी, और इसका वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर। पूछता है कि मलेरिया कौन सा मच्छर, मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है, तो मादा एनोफ्लीज। पैरिया मसूरों को प्रभावित करता है ना, और इसका परजीवी का नाम है एंट अबीबा जिंजीविलिस ना। सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना, ट्रिपेसोना है ना, सीसी मच्छर को काटने से हो जाता है ना, सीसी मक्खी याद रखिएगा, वहाँ ऑप्शन में मच्छर भी देता है पर आंसर क्या होगा, सीसी मक्खी। पेचिस आंत को प्रभावित करता है ना, और इसका परजीवी का नाम है एंट अबीबा हिस्टोलिका ना। कालाजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, इसका परजीवी लिस मैनिया डोनोबानी बालू मक्खी। अब है विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। एड्स प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली WBC, और विषाणु HIV ना। डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर खासकर सिर आँख और ज्वर, और वो वायरस से होता है ना डेंगू ज्वर क्या चीज़, और वो वायरस, सॉरी हम दूसरे क्वेश्चन में बताया। डेंगू ज्वर जो है ना एडिस इजिप्टी मच्छर से होता है मच्छर से होता है, पर वायरस का नाम उसका होता है अरबो वायरस ना। डेंगू जो मतलब डेंगू का जो वाहक मच्छर होता है ना उसका नाम है एडिस इजिप्टी मच्छर ना, पर इसका वाहक कौन है, अरबो वायरस। डेंगू का याद रखें अरबो वायरस ना। एड्स का HIV, पोलियो का पोलियो वायरस नहीं होता है ना। इन्फ्लुएंजा का मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा क्या चीज़ से होता है, मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। चेचक बेरिगोला वायरस ना। चेचक क्या चीज़ से, बेरिगोला वायरस ना। तो चेचक कहने का मतलब चिकन पॉक्स और छोटी माता स्मॉल ना। चेचक कहने का मतलब स्मॉल पॉक्स ना, और छोटी माता चिकन पॉक्स, ये तो बैरिसेला वायरस है ना। गलशोथ पैराथायराइड ग्रंथि से ईस्वी वायरस ये पूछता है, इसको मम्स बीमारी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मम्स। पूछेगा मम्स क्या चीज़ से होता है, तो वायरस होता है पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा मोरबीली वायरस होता है, ट्रैकोमा मोरबीली वायरस ना। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, चेचक बेरिगोला वायरस, छोटी माता बैरिसेला वायरस ना। हेपेटाइटिस एपिलिया एक को रेबीज तंत्रिका तंत्र को रेबडो वायरस। रेबीज क्या चीज़ होता है, रेबडो वायरस होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हर्पीज जो है त्वचा में होता है। हर्पीज क्या चीज़, त्वचा में होता है, और हर्पीज ना। कोविड-19 गला गर्भा सार्स को भी, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए अब हम कुछ जान लेते हैं। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सेरेब्रल पाल्सी ना, क्या बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। सेरेब्रल पाल्सी का एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग्स नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में केवल मस्तिष्क। अब आप जानते होंगे अगर मस्तिष्क चैप्टर के बारे में अगर पढ़े होंगे तो सेरेब्रल मस्तिष्क का एक अंग होता है। पाल्सी मतलब होता है छोटा बच्चा ना। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है ना
क्या होता है, छोटे बच्चों में ये बीमारी होता है। देखिए यहाँ छोटे बच्चों दिया गया है ना, अब आप इसको हम पढ़ सकते हैं ना, आप पढ़ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। ये मस्तिष्क के बारे में कुछ हम समझ लेते हैं। देखिए मस्तिष्क में एक होता है ओल्फैक्टरी लोब, मस्तिष्क का जो मतलब हिंड ब्रेन होता है, आगे वाला ब्रेन, उसका पार्ट होता है ओल्फैक्टरी लोब। यह सूंघने का केंद्र या नाक की क्रिया को नियंत्रित करता है। एक होता है सेरिब्रम ना, इसी को बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरी मतलब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा थिंकिंग, थॉट, एनालिसिस, इंटेलिजेंस, प्लानिंग, स्पीच, इन्वेंट, इमेजिनेशन का नियंत्रण होता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा भूख मतलब शरीर के अंदर का ना, शरीर के अंदर का भूख प्यास, ठंडा गर्म, प्यार नफरत, सुख दुख जैसे भावना का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। अर्थात भावनात्मक क्रिया को नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा ना। भावनात्मक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मस्तिष्क का मध्य भाग होता है, इसमें ऑप्टिक लोब पाया जाता है, इसी को कार्पोरा पेंटिकल बोलते हैं, जो देखने की क्रिया का नियंत्रण करता है ना। यानी मिड ब्रेन मतलब एक हिंड ब्रेन का हम पार्ट पढ़ लिए ना, और ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बाद सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में एक पार्ट होता है ना, उसमें होता है ऑप्टिक लोब, जो देखने की क्रिया का नियंत्रण करता है ना। ऑप्टिक का मतलब होता है देखना, जो आँख के कार्य का नियंत्रण होता है। दूसरा होता है हिंड ब्रेन, मतलब पीछे वाला भाग ना, मस्तिष्क का पीछे वाला भाग हिंड ब्रेन। इसके इसके 3 पार्ट होते हैं ना। सेरिबेलम यह ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया का कहने का मतलब जो हमारे नियंत्रण में होता है, जैसे बोलना, चलना, काम करना, यह शरीर को संतुलित करने का कार्य करता है ना। यानी सेरिबेलम जो है ना, शरीर को संतुलित करने का काम करता है ना। जब हम लोग शराब पी लेते हैं तो शरीर असंतुलित हो जाता है ना, तो उसमें सेरिबेलम जो है ना, वही काम करना बंद कर देता है शराब पीने के बाद। अब है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके दौरान अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण होता है, जैसे हृदय का स्पंदन, रक्त का प्रभावित होना और श्वसन क्रिया। पोन्स जो है ना, यह हिंड ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, इसके द्वारा श्वसन दर का नियंत्रण होता है। पोन्स के द्वारा क्या होता है, श्वसन दर का नियंत्रण होता है। और पोन्स हिंड ब्रेन मतलब पीछे वाला ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना। स्पाइनल कोड, अब स्पाइनल कोड या ब्रेन से निकलने वाले नर्व बंडल को शामिल करते हैं। यह कमर की हड्डी तक फैला होता है, इसके द्वारा गर्दन के नीचे होने वाले प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। मतलब स्पाइनल कोड के द्वारा क्या होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। सेकेंड कथन है कि गर्भ निरोधक के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन अथवा युग्मक संचार को रोकते हैं। तो देखिए पहले कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक मतलब प्राकृतिक कहने का मतलब जिससे आपको मतलब नेचुरल रूप से प्रसव हो गया ना, डिलीवरी हो गया, तो उसके बाद शिशु को ना शिशु को आप जब तक स्तनपान कराते हैं तब तक आप गर्भधारण मतलब आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या था, गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन और युग्मक संचार का मतलब अगर आप गर्भ निरोध को करना चाहते हैं मेडिकल रूप से, तो आप अगर कोई टैबलेट्स खाते हैं तो उसमें क्या होता है, युग्मक परिवहन और युग्मक संचार ही रुक जाता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पूछते सत्य, तो सत्य मतलब 1 और 2 दोनों सही। देखिए एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। इसे लैक्टेशनल एमेनोरिया कहा जाता है ना, नहीं इसको हम लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं ना। प्रसव के बाद जब तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराती है तब तक अंडोसतर्क और मासिक मतलब ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाती, जिससे गर्भधारण की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नसबंदी, वैस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी ना। वैस्कोटोमी किसमें होता है, तो स्त्री मतलब स्त्री का जब हम नसबंदी करते हैं ना, स्त्री में नसबंदी, उसको हम वैस्कोटोमी कहते हैं। मतलब क्योंकि स्त्री का जो वेजाइना का नस होता है उसको हम भैंस बोलते हैं ना, भैंस। और ट्यूबेक्टोमी ना पुरुष का जब नसबंदी करते हैं उसको हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। चलिए अब कुछ प्रजनन के बारे में हम जान लेते हैं। प्रजनन 2 प्रकार मतलब जीवों में 2 प्रकार के प्रजनन होते हैं ना, एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है
लैंगिक प्रजनन। तो अभी हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन कोई दूसरे क्लास में हम देख लेंगे। अब है अलैंगिक प्रजनन। इसमें सेक्स सेल का निर्माण नहीं होता, मतलब सेक्स सेल जो होते हैं गैमेट ना, जैसे जब अलैंगिक जनन आप पर लैंगिक जनन पढ़िएगा तो उसमें स्पर्म ओवम का ओवम का निर्माण होता है ना, पर इसमें नहीं होता है ना। सेक्स सेल गैमेट का निर्माण नहीं होता। मेल और फीमेल अलग अलग विकसित नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल जो है ना एक ही शरीर में होते हैं ना। इसमें शरीर के किसी भाग के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है ना। इस अलैंगिक प्रजनन जैसे आम का पौधा लगाते हैं, नींबू का पौधा लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कलम लगा देते हैं उसके एक पार्ट से ना, तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें शरीर के किसी एक भाग के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है ना। अब इसके भी कुछ टाइप होते हैं, देखिए वेजिटेटिव प्रोपने। इसमें पौधे के किसी एक भाग से नए पौधे विकसित होते, जैसे आलू, गुलाब, ब्रायोफाइलम, आम, ड्रैगन फ्रूट, गन्ना। इसमें जेनेटिक कैरेक्टर को संरक्षित किया जाता है ना, मतलब आलू, गुलाब, ब्रायोफाइलम, चाहे ड्रैगन फ्रूट, गन्ना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो वेजिटेटिव प्रोग्रेस मतलब कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। फिजन होता है ना, इसको हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। इसमें शरीर टूटकर दो नए जीव का निर्माण करते हैं। इसको जैसे अमीबा में क्या होता है, तो विखंडन फिजन होता है। अमीबा में क्या होता है, तो फिजन होता है। अमीबा में क्या होता है, तो विखंडन होता है, फिजन होता है। अब देख ले बडिंग किस में होता है, तो हाइड्रा में। बडिंग किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, याद रखना। बडिंग मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में। रीजनरेशन किस में होता है, तो प्लेनेरिया। रीजनरेशन किस में होता है, तो प्लेनेरिया में। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पादप का जनन भाग तना होता है। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। नर और मादा युग्मक का प्रक्रम परागण कहलाता है। पहली बात, पादप जो है ना पादप का जनन भाग तना नहीं होता है, मतलब तना से आज तक देते हैं कोई तना से कोई जनन क्रिया होते नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। पादप का जनन भाग क्या होता है, तो पुष्प होता है ना। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में, हाँ ये बात है, अंडाशय जो है ना फल में विकसित होता है, मतलब अगर कोई भी फूल परिपक्व हो जाता है तो उसका जो अंडाशय होता है नीचे वाला भाग, उसी में फल विकसित होता है ना। नर और मादा युग्मक का प्रक्रम परागण ना, ये गलत। नर और युग्मक का प्रक्रम जो है ना परागण नहीं, निषेचन कहलाता है ना। परागण तो होता है एंथर से जब स्टिग्मा पर आता है ना पोलिन ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परागण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके सिर्फ क्या बोलते हैं, सत्य। तो सत्य तो सिर्फ एक है, तो इसका आंसर होगा केवल एक। देखिए केवल एक पौधे का नजर आपको नहीं, आप पढ़ सकते हैं, सेम दिया गया है। देखिए पॉलिनेशन यहाँ दिया। पॉलिनेशन यह एक प्रक्रिया जिसमें परागकण जो है ना पोलन ग्रेन एंथर मतलब ऊपर जो फीमेल पार्ट होता है ना, फूल का फीमेल पार्ट ना, उसके एंथर से ग्रहण करने वाले स्टिग्मा पर आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। फूलों में सर्वाधिक परागण कीटों से होता है ना, और कीटों में सर्वाधिक मधुमक्खी से, मतलब फूल समय सर्वाधिक परागण क्या चीज़ से होता है, कीटों से। कीटों में भी सबसे ज़्यादा मधुमक्खी से। कदम में परागण चमगादड़ से होता है, जिसे क्रिप्टोफैलोफिली कहते हैं ना। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होता है। सबसे बड़ा फूल क्या है, रेफ्लेसिया ना। और इसमें हाथी के द्वारा ना, आगे पर हाथी के द्वारा परागण होता है ना। और फिर सबसे छोटा फूल का तो बुल्फिया, इसमें पानी के द्वारा परागण होता है। देखिए यहाँ रेफ्लेसिया का परागण हाथी से होता है, इसे ना लोम्फोफिली कहते हैं ना, जबकि बुल्फिया में परागण जल के द्वारा होता है ना। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जब हवा के द्वारा परागण होता है, मतलब हवा के द्वारा तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। वाटर के द्वारा तो हाइड्रोफिली, एनिमल के द्वारा जूलोफिली ना, इंसेक्ट के द्वारा तो इंटमोफिली कहते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए तो जूम हो ही नहीं रहा है। देखिए ई जो है ना ये ना, ये पौधे के फूट का नॉर्थ चरण भाग, इसके ऊपर वाला भाग को हम बोलते हैं एंथर, इसी पे पोलन ग्रेन होता है ना। और ये स्टिग्मा होता है जो ना फीमेल पार्ट होता है ना। तो यहाँ से जब पोलन ग्रेन ऊपर उठकर, मतलब कीड़ा मकोड़ा के द्वारा ना, मधुमक्खी के द्वारा, चाहे हवा के द्वारा इस पर आता है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखते हैं
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन, वाहन सरल रेखीय गति से चलता है। हाँ, तो ये सरल रेखीय गति का मतलब क्या होगा, मान लीजिए ये रोड है ना, तो रोड पर ये सीधा सीधा चलेगा तो इसी को बोलते हैं सरल रेखीय गति ना। तो वाहन, वाहन तो भाई ऐसे ही ना चलता है, सीधे रोड पर सीधे ना चलता है, तो ये हो गया सरल रेखीय। पंखा, पंखा आवर्ती गति। देखिए पंखा जो है ना, पंखा आवर्ती गति का ये गलती है ना। पंखा जो है ना वर्तुल गति, वर्तुल मतलब वर्तुल को ही वृत्तीय गति, तो पंखा तो है, देखिए पंखा चलता है तो गोल में चलता है, ऐसे ऐसे गोल चलता है ना, तो वर्तुल गति हो गया ना। और झूला, झूला देखिए मतलब झूला एक आवर्ती गति है ना। झूला दोलनी गति भी है ना, पर जितना भी दोलनी गति होता है सब एक आवर्ती गति होती है ना, क्योंकि आवर्ती गति होता है समान समय में जब समान चक्कर कोई लगाता है ना, उसी को हम बोलते हैं आवर्ती गति ना। तो झूलना दोलनी भी गति भी हो जाता है और आवर्ती गति भी, तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सही सुमेलित बोलता है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। देखिए केवल एक है ना, अब इसको पढ़ सकते हैं। देखिए सरल रेखीय गति, आवर्त गति, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, मतलब एक निश्चित समय के अंतराल के बाद ना कोई भी चीज़ अपनी बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन का गति, उसमें देखिए सुइया ऊपर नीचे बार बार करते रहते हैं ना, उसके पार उसी प्रकार घड़ी की गति, घड़ी में गोल गोल बार बार घूम गया, झूले की गति समान समय अंतराल में झूलते, सारा आवर्त गति का उदाहरण है। पर इसमें झूला हो गया, ये सब क्या है, दोलनी गति। तो जितना भी दोलनी होता है ना गति, सब आवर्ती गति होता है। देखें यहाँ, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर करने को दोलन या कंपी गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन, दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति की एक ओर जाना और फिर साम्य स्थिति की दूसरी ओर आना पुनः क्या कहलाता है, एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। सरल आवर्त गति देख लीजिए, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे तो वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा के मध्यमान हो तो उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना जानना है, जो सीधी रास्ता पर गति होती है उसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। इसके लिए कुछ विशेषता है, विशेषता को देख लेते हैं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है ना, मध्यमान जैसे मान लीजिए ये झूला है ना, हाँ, और झूला जब झूल रहा है ऐसे ऐसे झूल रहा है, तो जब मध्यमान स्थिति मतलब यहाँ से गुजरेगा ना, जब मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर यहाँ पर कोई बल कार्य नहीं करता है, त्वरण भी शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है। यहाँ पर देखिए इधर से आएंगे स्पीड में तो यहाँ पर तो वेग अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है ना, और स्थितिज ऊर्जा मान ली स्थितिज ऊर्जा तो कोई भी चीज़ के ऊपर में ना अधिकतम होता है, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य होता है ना, बल शून्य होता है, त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है ना। और ये देखिए कहता है सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी ना अंत बिंदु से, जैसे यहाँ से कोई झूला झूल रहा है ना, अंत बिंदु यहाँ हुआ या यहाँ हुआ, तो या तो यहाँ से गुजरे या तो यहाँ से गुजरे। जब अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, यहाँ पर त्वरण अधिकतम होगा, बल अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा देखिए ऊपर में गतिज ऊर्जा तो कम रहता है, गतिज ऊर्जा शून्य होगा, वेग शून्य होगा, स्थिति ऊर्जा ऊपर है तो अधिकतम होगा। तो इस बस उसका उल्टा, इस बीच वाला का उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, आपको ध्यान में रखना है। देखिए गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। विश्व में सभी वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है। तो पहली बात जानी कि गुरुत्व बल जो है केवल पृथ्वी का गुण नहीं है, बुध ग्रह है उसमें भी गुरुत्व बल होता है ना, चाहे इस पृथ्वी पर जो भी वस्तु, सब वस्तु में गुरुत्व बल होता है ना, मंगल में गुरुत्व बल होता है, मंगल ग्रह में हर चीज़ में गुरुत्व होता है ना, तो ये तो गलत है। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण नहीं, गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर आती है। मतलब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे जब गिरता है ना तो गुरुत्व बल के कारण ही गिरता है ना, कहते हैं नदियों के पानी नीचे आता है। हाँ ऐसा ही है, तो ये सही हो गया। विश्व में सभी वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती हैं, हाँ ये भी सही। मतलब पृथ्वी पर जो भी वस्तु है ना, जैसे अभी हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल और जो मार्कर के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, तो गुरुत्व बल ही लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही नहीं, गलत पूछा था, गलत तो सिर्फ 1 है, इसका आंसर हो जाएगा 1 ना। गुरुत्व बल ब्रह्मांड के कहीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण कम, यह केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है। देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ
जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए गुरुत्व के बारे में पढ़ के कुछ बताते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। यदि इनमें से एक पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है ना। और जी मतलब स्मॉल जी जो है ना, वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट। आरूढ़, इसका ट्रिक है आरूढ़। आ से आकार, रू से रूप और द से द्रव्यमान। आरूढ़ मतलब स्मॉल जी का मान है वो आरूढ़ पर निर्भर नहीं करता है। देख लीजिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। मतलब अगर पृथ्वी की सतह मान लीजिए है तो इससे अगर ऊपर भी जाए चाहे नीचे जाए ना तो जी का मान घटता है। मान लीजिए पृथ्वी की सतह ये इससे नीचे है चाहे ऊपर है, दोनों में जी का मान घटेगा। पृथ्वी के केंद्र पर मतलब बीच में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी की घूर्णन, देखिए यहाँ पर एक कम भी दे देता है ऑप्शन में, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं। पृथ्वी के केंद्र में हमेशा जी का मान, स्मॉल जी का मान 0 होता है। ध्रुव पर मैक्सिमम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने देने पर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता। मतलब ध्रुव घूर्णन गति बढ़ाने पर जो ध्रुव पर होता है जी का मान नहीं बदलता, पर विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम हो जाता है। न्यूनतम होगा, याद रखें, 0 नहीं, न्यूनतम होगा। विषुवत रेखा घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। याद रखें, 0 नहीं, कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर ना गुरुत्वीय त्वरण समान। मतलब अगर पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देंगे तो ध्रुव और विषुवत रेखा पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान समान हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम है और पृथ्वी पर और विषुवत रेखा पर जी का मान 0 है ना। इसका कारण क्या हो सकता है, पृथ्वी का घूर्णन गति। जब पृथ्वी घूर्णन गति करता है ना, इसीलिए ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है और विषुवत रेखा पर 0 होता है। और वही चीज़ हम रोक देंगे तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु भार का मान 0 हो जाएगा ना। मतलब पृथ्वी जो अभी जो चल रहा है ना, उससे अगर 17 गुना अधिक चाल से चलेंगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0। यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घटकर 1.4 घंटे की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी कक्षा के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के मान में ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी स्थान पर स्थिर हो जाएगी ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति काम करता है। सुरक्षा मानकों से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। देखिए, किसी तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं ना तो वह चुंबक की तरह काम करने लगता है ना। मतलब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, और वो चुंबक की तरह काम करने लगता है ना। जैसे इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। और सुरक्षा मानकों से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से फ्यूज तार पिघल जाते हैं। हाँ, ये भी सही है ना। जब अधिक धारा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में जब मतलब उच्च विद्युत धारा होता है जिससे फ्यूज तार पिघल जाती थी। असत्य पूछा था, असत्य क्या असत्य था, ये भी सही है, ये भी सही। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ना तो 1 नहीं 2। देखिए, ना तो 1 नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं, सेम जो हम बोले हैं वही है। चलिए इसको हम थोड़ा पढ़ कर आपको बस सुनाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1820 में कोपेनहेगन निवासी ना हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की। मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, ऑर्स्टेड ने की। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक में प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चालक में न प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है, वैसे वैसे किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। अगर हम विद्युत धारा का मान और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा उत्पन्न होगा। तब आप देखते होंगे कि 1,32,000 का तार होता है, उसमें और ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है अपने जो पोल पर जो तार होता है उसके अपेक्षा। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। क्या कहते हैं, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। सही है। और
इस विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का सकेंद्रीय वृत्त मतलब गोल में होती है, वृत्त में हाँ, जिसका केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र 20 समानुपाती आई ना, मतलब उसके मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, धारा की जो तीव्रता होती है उसके समानुपाती होता है ना, जबकि उसके चुंबकीय वृत्त की त्रिज्या जो होता है ना, मतलब मान लीजिए तार भरा है ना इसके गोल में, तो इसे त्रिज्या हुआ इसके व्युत्क्रमानुपाती पर इसके समानुपाती होता है। एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है। एक विद्युत धारा जो है ना दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है की खोज आंद्रे मेरी एम्पियर ने की। और जब समांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है ना। जब समांतर मत देखिए, समांतर इधर दोनों तार है, ये भी इन्हें हुए धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें भी इधर हुए ना, तो ये दोनों के बीच आकर्षण बल का काम करेगा ना। और जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, मान लीजिए दो तार है, एगो इन्हें जा रहा है धारा, एगो इन्हें जा रहा है, तो ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर परितारिका ना। देखिए ऑप्शन पहले देख ले, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? परितारिका। आइरिस, मतलब आइरिस के रंग के द्वारा ही कोई व्यक्ति का क्या रंग का आँख की कलर डिसाइड होता है ना। जैसे ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय, इस सब का आँख का कलर डिसाइड होता है। परितारिका, परितारिका यह आँख का रंगीन भाग होता है ना, इसमें मेलेनिन मतलब कोई भी आँख किसी का भूरा, नीला, हरा ये सब होता है, इसे किसके कारण होता है? तो उसमें मेलानिन के कारण होता है। देखिए आँख बाहर से कठोर और अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, इसे हम स्क्लेरोटिक कहते हैं ना, मतलब आँख का जो ऊपर भाग है उसके स्क्लेरोटिक कहते हैं ना। दृढ़ पटल के सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है ना, इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो ऊपर जैसे मोबाइल पर ग्लास होता है ना ऊपर, उसी तरह कॉर्निया आँख पर होता है। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। आँख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से, आँख के रंग का मतलब आइरिस के रंग से होता है। देखिए समझ गए ना, आँख के रंग का मतलब आइरिस नहीं, बहुत सारा कुछ है, सब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं से हम लॉक करते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखने क्वेश्चन के भी। देखिए इन्हें जो भी क्वेश्चन है सबका हम आंसर देख लेते हैं सिर्फ। देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग। निकट दृष्टि दोष हाँ ये वाला कथन सही है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब न रेटिना के पीछे नहीं, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना के आगे बनता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, निकट वाला दूर बनेगा, दूर वाला निकट बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सत्य पूछा जाए, सत्य तो सिर्फ एक के नहीं, ये तो गलती है। आंसर ये आप ये सब डिस्कशन पढ़ सकते हैं, वीडियो पीपीटी लगाया हुआ है, ये भी पढ़ सकते हैं सब। देखिए इनमें से कौन से धातु सोलर सेल में उपयोग किया जाए? सोलर सेल में देखिए सीरियम, सिलिकॉन, सीरियम, स्टेटिन। इसका आंसर क्या? केवल एक ना, क्योंकि यही यूज होता है। ये सब तो है क्या, ये तीनों ऑप्शन देखिए, स्टेटिन, सीरियम, वेनेडियम, ये सब है रेयर अर्थ मेटल। ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें अच्छे से डिस्कशन दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। ये ध्वनि के बारे में पढ़िए कुछ। या ठोस, द्रव और गैस निर्वात। देखिए मैं सभी देखिए ध्वनि निर्वात में तो संचरण होना है, तो ये कथन गलती, तो एक नंबर कथन गलती हो गया, तो ये भी गलती हो गया ना। इसकी तीव्रता हटज में नहीं, हटज तो आवृत्ति के होता है ना, तो हटज होगा नहीं, दो भी गलती थी कि दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी, तो अब ऑप्शन बच गया ई, तो आंसर सही। की जरूरी हमको पूरा पढ़ने का, बस हो गया। आप पूरा ये सब देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। देखिए किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किन किन रूपों में की जाती है ना। कहते किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। मान लीजिए एक यहाँ वस्तु, एक यहाँ, तो इसके सापेक्ष में ये वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या तो हम दूरी से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी किया, चाहे यहाँ से यहाँ विस्थापन, दोनों से कर सकते हैं, तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। देखिए और भी आप पूरा डिस्कशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से।
आज भर के लिए।